Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mohammad Abid, Senior Structural Design Engineer. दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम काहे के बारे में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा विंड लोड कैलकुलेशन और कैसे हम अपने स्टील स्ट्रक्चर पर अप्लाई करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम स्टील स्ट्रक्चर को मॉडल करते हैं, कैसे उस पर सपोर्ट असाइन करते हैं, कैसे प्रॉपर्टी असाइन करते हैं और फाइनली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे स्टील स्ट्रक्चर में, कैसे डेड लोड, लाइव लोड और कोलेटरल लोड कैलकुलेट करके अपने स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना लास्ट मैंने आप वीडियो में आपको बता दिया था। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हम विंड लोड को कैलकुलेट करते हैं। आपको एज़ पर IS कोड यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड का जो विंड लोड का विंड लोड का कोड है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज समझाऊंगा और कैलकुलेशन बताऊंगा, जो कि IS 875 पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं जो ये मॉडल है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बनाया हुआ था। इसमें मैंने कंपोनेंट्स भी आपको बता दिए थे। इसमें एक कंपोनेंट रह गया था जो कि एक ब्रेसिंग के नाम से कंपोनेंट होता है। उसकी ज़रूरत हमको लास्ट में पड़ेगी। अगर हमारा स्ट्रक्चर कहीं फेल हो रहा है, कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो हम फिर ब्रेसिंग का यूज़ करेंगे। फिलहाल अभी ब्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। वो जब वीडियो का थर्ड पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको सिस्मिक एनालाइज बताऊंगा कि कैसे हम स्टील स्ट्रक्चर में सिस्मिक एनालाइज करके और उसके बाद में डिज़ाइन करके आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में हमने मॉडल बनाया, प्रॉपर्टी असाइन कराई, डेड लोड, कोलेटरल लोड और लाइव लोड अप्लाई किया। सेकंड पार्ट में हम विंड लोड पढ़ने जा रहे हैं कि विंड लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने स्ट्रक्चर पे एज पर IS कोड। थर्ड जो उसका पार्ट आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम सिस्मिक एनालाइज करते हैं अपने स्टील स्ट्रक्चर का, विंड लोड के साथ साथ सिस्मिक एनालाइज भी। और ये भी साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि दोनों में कौन सा क्रिटिकल है, विंड लोड या सिस्मिक एनालाइज। स्टील स्ट्रक्चर के केस में अगर हाई राइज बिल्डिंग नहीं है तो विंड लोड ही क्रिटिकल होता है, सिस्मिक एनालाइज क्रिटिकल नहीं होता है। फिर भी हम एक बार चेक करेंगे और आपको लास्ट में डिज़ाइन करके बताऊंगा कि कैसे डिज़ाइन कमांड हम एज पर IS कोड, जो इंडियन स्टैंडर्ड का स्टील स्ट्रक्चर का कोड है IS 800, उसके लिमिट स्टेट मेथड पे मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगा कि कैसे डिज़ाइन कमांड लगाते हैं और फाइनली रिजल्ट हमको कैसे देखना है और कैसे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनती हैं। स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमेंट को हमें बतानी होती हैं डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो अब हम सबसे पहले कोड ओपन कर लेते हैं। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है विंड लोड का, जो आप देख रहे हैं IS 875 पार्ट 3 2015 लेटेस्ट वाला कोड से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और मैंने आपके लिए एक शीट रेडी की है, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैंने आपके लिए शीट बनाई है ताकि आपको सब समझ आ जाए। मैंने इसमें डायग्राम भी आपको समझाने के लिए बनाए हुए हैं, उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। मेरे पास जो शीट थी ऑलरेडी, वो शीट में इतना डिटेल में नहीं था, डायग्राम्स नहीं थे उसमें, मैं उससे अपना वर्क करता था, लेकिन आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए, आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसका रिप्लाई आपको ना मिले, या आप टाइम दे रहे हैं तो आप सीख ना पाएँ। मैं चाहता हूँ आप पूरा टाइम दे रहे हैं तो आप अच्छे से सीखें, पूरी बात सीखें, पूरी कैलकुलेशन सीखें, कैसे अप्लाई करना है विंड लोड, क्योंकि विंड लोड अप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड होता है, मैं आपको बता देता हूँ, और सभी लोग कर भी नहीं पाते हैं। जो एक्चुअल में हमें विंड लोड अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि 8 केस में W1, W2, W3, W4, W5, W6 और W7 और W8। फाइनली हम 8 केस बनाएंगे विंड के। जैसे कि हमने डेड लोड बनाया था 3rd नंबर पे, उसके बाद कोलेटरल लोड बनाया, 4 नंबर का लोड केस लिया था, और लाइव लोड फाइनली 5 नंबर में हमने डिफाइन कराया था। ठीक है, ये 3 लोड केस हो गए थे। अब हमारा विंड लोड स्टार्ट होगा 6 से। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 8 केस हमारे विंड के आएंगे। फिर हम उनसे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, कैसे हम कॉम्बिनेशन विंड के साथ में बनाते हैं, या फिर हम रेफरेंस फाइल से उसको कॉपी करके अपने स्ट्रक्चर में स्टेट का जो एडिटर होता है उसमें पेस्ट करेंगे। तो आपको समझा देता हूँ मैं इस शीट के बारे में, और ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पहले भी मैं आपको कई शीट्स शेयर कर चुका हूँ, और आज भी फाइनली, जो कि कोई भी यूट्यूबर शीट शेयर नहीं करता है, इतनी मेहनत से बनाकर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ये वीडियो, जो भी जिनके भी काम की वीडियो है, ये जितने भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंसड हैं, आप सबको शेयर करें,
ताकि सभी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। और हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई भी आपका सवाल रहा करे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और हमारा जो ग्रुप है आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर भी टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे हमारे ग्रुप में काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हमसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा इसमें विंड लोड कैलकुलेशन शीट एज पर IS 875 पार्ट 3 ये लिखा हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि डिज़ाइन विंड स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है कोड में। मैं आपको साथ साथ कोड से कंपेयर कराऊंगा। मैं जानता हूं कि हमारी आज की वीडियो लेंथी हो जाएगी, उसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो भी बताता हूं बिल्कुल डिटेल में बताता हूं, ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा ना हो कि आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं, तो आपको कोई पॉइंट ऐसा ना रह जाए जो आप सही से वर्क ना कर पाएँ और आपका जो स्ट्रक्चर है आपका वो सही से रिजल्ट ना दे। दोस्तों, स्टेट प्रो क्या है? स्टेट प्रो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम जैसा इनपुट देंगे वैसा हमें आउटपुट देगा। अगर हम अच्छा इनपुट देंगे तो हमें बेहतरीन आउटपुट मिलेगा, और हम उसमें कचरा डालेंगे, कचरा इनपुट देंगे तो हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो स्टेट प्रो चलाना एक अलग चीज़ है, और जो मैनुअल कैलकुलेशन है उनको समझना, लॉजिकली उसे यूज़ करना और अच्छा इनपुट देंगे आप तो हमेशा आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। स्टेट को नहीं पता कि आप क्या दे रहे हैं, वो अपने माइंड से नहीं सोचता, ये आपको सोचना है कि आपको क्या वैल्यू देनी है। फिर स्टेट प्रो एनालाइज करता है, उसका काम है एनालाइज करना सिर्फ, और उसी वैल्यू से जो आपने इनपुट दिए हैं उसी से वो आउटपुट देता है। ध्यान रखना है कि आपको जो इनपुट देना है वो लॉजिकल देना है, वो आपको एज पर कोड देना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूले में हम देख रहे हैं VZ फाइंड आउट करना होता है, जो कि डिज़ाइन विंड स्पीड है। इसका फॉर्मूला है VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। ये VB जो है वो बेसिक विंड स्पीड होती है, वो हमारे कोड में गिवन है, और उसके बाद K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज़ भी हमारी कोड में गिवन है। ये विंड फैक्टर्ड है। तो VB की अगर हम वैल्यू देखेंगे कोड में, तो सबसे पहले कोड ओपन कर लेता हूँ। कोड में आपको सबसे नीचे जाना होगा, आपको यहाँ पर वैल्यूज़ मिलेंगी। आपको आपके जिस शहर के लिए भी, जिस सिटी के लिए भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं अपना मॉडल, वहाँ के लिए आप देख लेंगे। तो हमारे केस में हम दिल्ली के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं दिल्ली की विंड स्पीड जो है 47 है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बेसिक विंड स्पीड, ठीक है। ये आपको 10 मीटर हायर फॉर सम इम्पोर्टेंट सिटीज़, ये 10 मीटर हाइट के लिए है आपके लिए, और कुछ सिटीज़ की दी गई है। अगर आपका सिटीज़ में नहीं है तो आप उसके आसपास वाले सिटी की ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पेज नंबर 51 पे मिल जाएगा। बेसिक विंड स्पीड हमारी 47 है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे अपनी एक्सेल शीट में 47, VB इक्वल टू 47। अब आता है K1, K2 K3 की वैल्यूज़ हम अब देखेंगे। तो हम जाएंगे फिर से अपने कोड में। कोड में जाने के बाद आप देखेंगे K1 कहाँ पर है, मैं आपको बता दूंगा पेज नंबर भी साथ साथ। आप पेज नंबर 7 पे आप देखेंगे टेबल है, क्लोज है 6.3.1, इसमें दिया हुआ है, आप देख रहे हैं K1 फैक्टर्स फॉर बेसिक विंड स्पीड, ठीक है। तो हमारी बेसिक विंड स्पीड कितनी थी? 47 थी, जो हमने दिल्ली के लिए ली है, ठीक है। ऑल जनरल बिल्डिंग्स के लिए हम ये फैक्टर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी अलग अदर बिल्डिंग्स के लिए ये हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं कि किन किन बिल्डिंग्स के लिए हमके कौन कौन से करने हैं। वुडन एरियाज़ हैं, बिल्डिंग अदर देन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इंपॉर्टेंस बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर सच एज हॉस्पिटल्स, कम्युनिकेशन बिल्डिंग्स, टावर्स, तो उनके लिए हमें ये वाले फैक्टर्स यूज़ करने हैं। सबकी अलग अलग है। हमारी बिल्डिंग जो है वो जनरल बिल्डिंग में आएगी, ठीक है। वो हमारा एक वेयर हाउस है जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर का, तो वो उसके लिए हम ये फैक्टर्स यूज़ करेंगे। तो हमारी 47 विंड स्पीड के लिए हमारा फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि ऑल जनरल बिल्डिंग्स के लिए सभी में 1 दिया हुआ है, तो हम 1 ले लेंगे। तो हम अपनी एक्सेल शीट में यहाँ पर 1 फिल कर देंगे, जो कि ऑलरेडी फिल है। अगर नहीं है आपके केस में तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं जो भी आपका फैक्टर आ रहा है। दोस्तों, ये मैंने बहुत ही अच्छी एक्सेल शीट बनाई है आपके लिए, ताकि आपको बहुत ही आसानी से आउटपुट मिल जाए, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूलेस में ऐड करके और आपके लिए शीट तैयार की है, जिससे आपको जो है फाइनली रिजल्ट मिल जाए। अब हम देखेंगे K2 की वैल्यू क्या है। जितने भी ग्रीन सेल्स हैं आपको उनमें इनपुट करना है, उनमें आपको वैल्यूज़ फिल करनी है कोड से देखकर। कोड से अलग हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमेशा कोड को फॉलो करता है, ठीक है। तो जितनी भी ग्रीन वैल्यूज़ हैं वो हमें कोड से लेनी है। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि आउटपुट सेल जो है वो हमारा येलो है, तो येलो में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो हमारा
विंड लोड आएगा वो हम कैसे अप्लाई करेंगे फिर वो हम जानेंगे। आपको मैं ये डायग्राम भी समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम K2 की वैल्यू देखेंगे, K3 की और K4 की। तो हम फिर से कोड में जाते हैं। तो K1 हमारा 7 नंबर पेज पे था। अब आते हैं हम K2। K2 के लिए हमें जाना पड़ेगा, आप देख रहे हैं K2 लिखा हुआ है। ठीक है, K2 में क्या है, कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, टेरेन कैटेगरी 1, टेरेन कैटेगरी 2, टेरेन कैटेगरी 3, टेरेन कैटेगरी 4। हमें देखना है हमारी कैटेगरी कौन सी है। तो उस टेरेन कैटेगरी के लिए हमें कुछ बैक जाना पड़ेगा, कुछ बैक पेजेस पे जाना पड़ेगा कि कहाँ पर टेरेन कैटेगरी दी हुई है। तो टेरेन कैटेगरी आप देखेंगे पेज नंबर 5 पे है, 5 से स्टार्ट हुई है। ये मैं 2015 कोड से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे नीचे आकर तो यहाँ पर लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर इज लेस देन 1.5 मीटर। आपका स्ट्रक्चर अगर 1.5 मीटर से कम है आपके स्ट्रक्चर की हाइट, तो आप टेरेन कैटेगरी 1 में आएंगे। अब देखेंगे टेरेन कैटेगरी 2 में क्या है। तो इसमें है कि 1.5 से 10 मीटर तक अगर आपका स्ट्रक्चर है तो आप टेरेन कैटेगरी 2 में आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टेरेन कैटेगरी 2 चूज कर लेना है क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर की हाइट 4 मीटर है। ठीक है, तो हमने 1.5 से 10 के बीच में आ रहे हैं, इसलिए टेरेन कैटेगरी 2 में आएंगे। अब हम जाते हैं अपने फैक्टर की टेबल में जो K2 की वैल्यू दी हुई है। हमारा टेरेन कैटेगरी 2 है। अब हम इधर से देखेंगे दिया हुआ है हाइट। तो हाइट हम देखेंगे अपने स्ट्रक्चर की कितनी है। तो हमारी है 4 मीटर, यानी कि अंडर 10। तो हम 10 तक अगर हमारी हाइट है तो हमको यही वाली लाइन फॉलो करनी है, ये वाली रो फॉलो करनी है, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो टेरेन कैटेगरी 2 से और इस लाइन से हम कहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पहुँच गए। जो ये फैक्टर है हमारा ये भी 1 है हमारे केस में, तो हम यहाँ पर भी K2 में हमने 1 ऑलरेडी लिया हुआ है। अब K3 चेक करेंगे तो K3 हमको कहाँ मिलेगा, आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है K3 फैक्टर उसी पेज पर, पेज नंबर 8 पे जहाँ पर K2 की वैल्यू थी। तो आप इसमें सर्च करेंगे K3 की वैल्यू टेकन टू बी इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ K3 कैन रेंज ऑफ 1 to 1.36। हम 1 से 1.36 तक यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम यहाँ पर 1 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ 1 एट हाइट लेवल, ठीक है, हायर लेवल, तो हम 1 ही यूज़ करेंगे अपने केस में, और मोस्टली 1 ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप इसे पढ़ के डिटेल में और आपको जो भी ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने केस में 1 फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ भी हमने K3 में 1 फिल कर दिया। अब K2 आया, K4 आया। K4 क्या है, जहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन आते हैं जैसे कि गुजरात वगैरह है, वहाँ के लिए हम K4 की वैल्यू फिल करते हैं। तो हमारा दिल्ली है तो हम दिल्ली में K4 की वैल्यू फिल नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली में साइक्लोन्स नहीं आते हैं। फिर भी हम जान लेते हैं कि वैल्यू कहाँ से देखेंगे। तो दोस्तों मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया है VZ इक्वल टू VB, जो कि बेसिक विंड स्पीड K1, K2, K3, K4, ये फॉर्मूला मैंने कोड से लिया है, आपको दिखा भी दिया है और यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है कि ये K1, K2, K3 क्या है और K4 तक। ठीक है, तो आप मैंने फॉर्मूला यहाँ से फिल किया है जो एक्सेल शीट में लिया है। अब K4 की वैल्यू के लिए हमको क्या करना है, ये बोल रहा है इंपोर्टेंस फैक्टर फॉर द साइक्लोनिक रीजन। ठीक है, C 6.3.4, हमें क्लोज में जाना है 6.3.4। तो इस क्लोज को हमने कॉपी किया और हम सर्च कर लेंगे अपने कोड में 6.3.4। ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं 6.3.4 पे। इंपोर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोन रीजन K4 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस क्लोज में बताया गया है पेज नंबर 8 पे। तो आप देखेंगे कि साइक्लोन्स के लिए आप ऑल अदर स्ट्रक्चर्स के लिए 1 यूज़ करेंगे, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स के लिए 1.15 यूज़ करेंगे K4 की वैल्यू, और अदर स्ट्रक्चर्स के लिए आप 1.3 यूज़ करेंगे। तो हमारे केस में तो हम आएंगे ही नहीं इस कैटेगरी में, तो हमको कुछ नहीं लेना, वहाँ पर 1 लेना है। हम 1 की किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू वही रहती है, इसलिए हम वहाँ पर 1 ले लेंगे अपनी शीट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1। ठीक है, जो ऑलरेडी लिया हुआ है। हमारी कैलकुलेट हो गई डिज़ाइन विंड स्पीड, ये कैलकुलेट हो गई, तो यहाँ पे आ गया 47 मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिज़ाइन विंड प्रेशर, उसका फॉर्मूला है PZ इक्वल टू 0.6 इंटू VZ स्क्वायर। ये भी आपको कोड में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कोड देखेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपको कोड में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से पेज पे है ताकि आपको सब क्लियर हो जाए, क्योंकि विंड लोड की वीडियोस मैंने देखा दोस्तों बहुत ही कम है यूट्यूब पर, और इतना डिटेल्ड में किसी ने नहीं बताया हुआ है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो लानी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं डिज़ाइन विंड प्रेशर, ये फॉर्मूला है PZ इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर, जो कि हमने अपने एक्सेल शीट में सेट किया हुआ है फॉर्मूला।
हम सिर्फ वैल्यूज़ डालेंगे और अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है, पी जेड क्या है, वी जेड क्या है, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा एक्सेल शीट में आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये दिया हुआ है पी ए इक्वल टू के डी के टू के सी पी जेड, और ये भी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि ये सब के डी के ए क्या क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इनकी वैल्यूज़ भी यहाँ पर आगे हम देखेंगे कैसे फिल करनी है। अब हम जाते हैं एक्सेल शीट पर इस फॉर्मूले के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पी जेड इक्वल टू 0.6 इंटू वी जेड स्क्वायर, तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। आपको सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ डालनी है, बाकी ग्रीन सेल में ही आपको यूज़ करना है। तो ये पी जेड अपने आप कैलकुलेट करके आपके सामने वैल्यू डाल दी। यहाँ पर वैल्यू थी 47, यहाँ पे है 1.33, जो कि हम अगर आप मैनुअली कैलकुलेट भी करेंगे, आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको अच्छे से सीखना है और अच्छे से क्लियर करना है, तो आप ये सारी कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ आप नोटबुक से पेन से अपने आप कीजिए। ठीक है, ताकि आपको सब क्लियर होता रहे। कैलकुलेटर अपने पास रख लीजिए और कैलकुलेटर से सॉल्व करते रहिए, ताकि और मैटर बना के रख लीजिए, आगे आपको ज़रूरत पड़ जाएगी तो आप देख सकते हैं। और ये शीट भी आपके काम आएगी, इसको भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैनुअल में आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, नहीं तो मैं आता वैल्यूज़ डाल देता और साथ सीधा आपको इनपुट दिखा के और बहुत ही कम टाइम में अप्लाई करके दिखा देता आपको अपने स्ट्रक्चर पे। लेकिन वीडियो लेंथी होगी, लेकिन आप 1 घंटा आधा घंटा जो भी देंगे अपना, मैं तो दे ही रहा हूँ आपके साथ, आप जो भी देंगे आप उससे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ऐसी वीडियो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको मैंने ये बता दिया है कि ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा डिज़ाइन विंड प्रेशर, मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1.33। अब हम ये एक नोट है, ये नोट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को डिज़ाइन विंड प्रेशर जो मैंने आपको दिखाया था। इसके लिए हमें पी डी इक्वल टू के डी के ए के सी पी जेड, इन सब की वैल्यूज़ चाहिए। तो पी जेड मैंने आपसे बोला ग्रीन सेल फिल करना है। पी जेड क्या है, पी जेड तो हमें यहीं फाइंड आउट कर लिया हमने, ये पी जेड तो यहाँ पर आ गया, ये अपने आप ले लेगा जो भी पी जेड हमारा आएगा। ठीक है, पी जेड इसने अपने आप यहाँ से ले लिया 1.33। अब के डी के ए और के सी की वैल्यू हमें चाहिए, ये भी हम कोड से देखेंगे, हमें कोड को ही फॉलो करना है। तो अब कोड पे जाएंगे, ये हमारा कोड आ गया। अब ये फॉर्मूला दिया हुआ है जो मैंने आपको दिखाया अभी। अब के ए की वैल्यू कहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है। के ए की वैल्यू हम देखेंगे, सबसे पहले क्या है के डी की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर दी हुई है विंड, आप देख रहे हैं यहाँ पर फैक्टर के डी। ठीक है, तो विंड डायरेक्शनली फैक्टर के डी में अगर हम नीचे देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर एंड ट्रेस टावर ट्रैंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के लिए हमको फैक्टर यूज़ करना है 0.9, क्लियर दिया हुआ है यहाँ पर। और आप देखेंगे फॉर सर्कुलर और नियर सर्कुलर उसके लिए हमें 1 यूज़ करना है। तो हमारे केस में हमारा जो हमने यूज़ किए अपने सेक्शंस वो जो है ट्रायंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। हमारे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, ये सर्कुलर नहीं है हमारे। ठीक है, अगर सर्कुलर होते हमारे सेक्शंस, हम ट्यूब सर्कुलर यूज़ करते हैं, पाइप सर्कुलर यूज़ करते हैं अपने स्ट्रक्चर में, तो हम फिर 1 लेते, तो हम 0.9 ले लेंगे यहाँ से। आप पढ़ सकते हैं, पेज नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर 10 पे है ये। अब और आप क्लोज देखेंगे तो 7.2.1 के डी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो हमारे केस में हमने यहाँ पर ले रखा है ऑलरेडी के डी की वैल्यू 0.9। अब के ए की वैल्यू सर्च करेंगे, तो के ए के लिए क्या करना है, के ए के लिए हमारा ये दिया हुआ है यहाँ पर के ए। तो आप देखेंगे ट्रिब्यूटरी एरिया क्या होता है वो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। ट्रिब्यूटरी एरिया होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर में चले जाते हैं हम, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने शेड बनाया था इसमें आप देखेंगे ये एरिया होता है हमारा ट्रिब्यूटरी एरिया। ठीक है, यह है 4/5। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे 4/5 तो वैल्यू आई 20। ठीक है, तो 20 वैल्यू आई। अब हम जाएंगे कोड में, तो कोड में देखेंगे हमारी वैल्यू 20 है। 10 से अगर कम है वैल्यू, ये साइन दिया हुआ है, तो 10 से कम है तो हमें 1 फैक्टर लेना है। ठीक है, और 25 तक है तो हमें लेना है 0.9। हमारा केस में कितना है 20 है, जो हमने ट्रिब्यूटरी एरिया अपना कैलकुलेट किया है वो है 20। तो हमने कितना लिया 25 से कम, 25 तक वैल्यू हमें लेनी है 0.9, तो हमने ले लिया यहाँ पर 0.9, हमारा फैक्टर आ गया 0.9। तो अब हम जाएंगे अपनी एक्सेल शीट में, ये हमारी एक्सेल शीट है, के ए की वैल्यू 0.9 ऑलरेडी ली हुई है। दोस्तों मैं ये शीट आपके सामने भी बना के दिखा सकता था, लेकिन टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता, इसीलिए मैंने ये डायग्राम्स, इसमें डायग्राम्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इनको एरोज़ को सेट करने में, जो ये एरो आप देख रहे हैं, और ये शीट बनाने में भी। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया आपके लिए, सिर्फ समझाने के लिए। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप इसे मैनुअली कैलकुलेट करें, मैनुअली डायग्राम्स बनाएं और उसके बाद वैल्यूज़ लिखें। ठीक है, तो इसके बाद के
इसके बाद हमें क्या करना है, के सी की वैल्यू देखनी है। के ए की देख ली, के डी की देख ली, अब बची है लास्ट के सी। के सी अगर हम देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 9 में के सी ये लिख रहा है क्लोज, उसके लिए के सी के लिए हमें क्लोज पढ़ना है 7.3.3.1.3। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे 7.3.3.1.13। ठीक है, तो हमें जैसे ही हमने सर्च किया इसको तो ये हमें मिला पेज नंबर 16 में। इसमें दिया हुआ है, आप देख रहे हैं के सी इक्वल टू 0.9, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है के सी की वैल्यू हमें लेनी है 0.9, इसका फैक्टर हमें 0.9 लेना है, तो ये हमने ऑलरेडी 0.9 लिया हुआ है। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि बहुत ही डिटेल में एक्चुअल में कैसे विंड लोड कैलकुलेट होती है। ठीक है, उसके बाद पीजेड इसने अपने आप उठा लिया और आपको फाइनली रिजल्ट मिल गया 0.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है, यहाँ पर नोट दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ पी डी हाउएवर शैल नॉट बी टेकन एट एस लेस देन 0.7 पीजेड, यानी कि आपकी पी डी की वैल्यू 0.7 पीजेड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी ये है पीजेड की वैल्यू और ये है पी डी की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है आपकी कि आपकी पी डी की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0.7 पीजेड से कम होनी चाहिए, तो उस केस में आप यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पी जेड इक्वल टू 1.33 और पी डी इक्वल टू 0.97। नहीं, अब मैं आपको ये जो नोट है पहले आपको मैं कोड में दिखाता हूँ। ठीक है, तो कोड में हम चलते हैं, अगर कोड में आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर यहीं पे होना चाहिए, हाँ, द वैल्यू ऑफ पी डी हाउएवर शैल नॉट बी टेकन एट लेस देन 0.7 पीजेड। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हम बिल्कुल ठीक लोड लगाएंगे। ठीक है, बहुत से लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कोड पे और गलत वर्क कर बैठते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.7 पीजेड, यानी कि पी डी की वैल्यू आप नॉट बी टेकन एट लेस देन 0.7 पीजेड। आप समझ गए, तो ये नोट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम वही नोट, ताकि आपको यहाँ पर याद रहे, और मैंने 0.7 पीजेड कैलकुलेट भी कर लिया है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा 0.7 पीजेड की वैल्यू क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.93 है और यहाँ पर है पी डी की वैल्यू 0.97, यानी कि पीजेड से 0.7 पीजेड से ज़्यादा है हमारी वैल्यू पी डी की। ठीक है, यहाँ पर है 0.93, यहाँ पर है 0.97, यानी कि ज़्यादा है। अगर कम होती इस पी डी 0.7 पीजेड से ये वैल्यू कम होती तो हम क्या यूज़ करते, फैक्टर पीजेड यूज़ करते, 1.33 यूज़ करते, लेकिन अब हमारे केस में ये यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू 0.7 पीजेड से ज़्यादा है ये। ठीक है, आप समझ गए, अगर इससे कम होती वैल्यू तो ये वैल्यू यूज़ करते। कहाँ यूज़ करते, कौन से फॉर्मूले में यूज़ करते, इस फॉर्मूले में यूज़ करते। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर पी डी की वैल्यू देखिए इसने अपने आप ले ली, 0.97 है, यहाँ से हम यही वाली यूज़ करेंगे। अगर आपके केस में ये बन रही है ये वाली पी जेड की वैल्यू, तो आप यहाँ से उठा के, मतलब आपको क्या करना है 1.33 यहाँ पर फिल कर देना है बस, और एंटर कर देना है, तो आपकी शीट जो है ठीक रहेगी, आपका रिजल्ट भी ठीक आएगा। अब ये क्या है फॉर्मूला, एफ इक्वल टू सी पी माइनस सी पी आई इंटू ए इंटू पी डी, ये भी कोड में गिवन है, ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ अभी फाइनली, क्योंकि लास्ट फॉर्मूला है, ये भी आपको मैं सर्च करके, ये है एफ इक्वल टू सी पी ई माइनस सी पी आई ए इंटू पी डी, विंड लोड ऑन इंडिविजुअल मेंबर्स, जो हम कॉलम पे लोड लगाएंगे उसके लिए कैलकुलेशन है ये। ठीक है, उसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर दिया हुआ भी है कि सी पी क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, सी पी आई क्या है, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, ये सब क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा कैसे हमें कोड से लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सी पी ई माइनस सी पी आई उसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर बना दी है आपकी आसानी के लिए। ठीक है, इंटू ए क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ए है हमारा, हम अगर मॉडल में जाएंगे तो जो हमारा कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है वो हमारा ए है। ठीक है, तो क्योंकि हमें हमारे केस में पर मीटर स्क्वायर में लोड नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे पर मीटर में लोड, यानी कि सिर्फ कॉलम पे लगाएंगे। तो इसमें कॉलम पे अगर हम इस पूरे एरिया पे लगा रहे होते तो ये पर मीटर स्क्वायर में लगाते, लेकिन अब सिर्फ कॉलम पे लगाएंगे कैलकुलेट करके तो वो पर मीटर में लगाएंगे। तो इसलिए हमको ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है ताकि हमारा लोड पर मीटर स्क्वायर से पर मीटर में कैलकुलेट हो जाए। इसी तरह यहाँ भी हम करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखते हैं हमारी डिस्टेंस कितनी है,
दोस्तों ये आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग में मिलेगा कि आपको कितनी डिस्टेंस कहाँ की लेनी है, आपको अपने आप से नहीं लेनी है। तो हमने एज्यूम करा था अपना एक वेयर हाउस डिज़ाइन करने के लिए, आपको समझाने के लिए। आर्किटेक्चर प्लान मिलता है, वहाँ पे कॉलम की पोजीशंस दी हुई होती है सब चारों साइड की, और आपको वहीं से मेजरमेंट करके आपको स्टड में बनानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे है 6.667 और यहाँ की है 5। तो ये अब हम यहाँ देखेंगे तो हमको कितनी फिल करनी है। ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। अब हम अपने प्लान में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ हम लेंगे 0 डिग्री और ये वाला आ जाएगा वर्टिकल 90 डिग्री, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो 0 डिग्री में हमारी कितनी है 5 मीटर की डिस्टेंस पे कॉलम है, और 90 डिग्री में ये आप देखेंगे यहाँ पर 6.667। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0 डिग्री में 5 जो ऑलरेडी ली हुई है, और यह 90 डिग्री में 6.667, ये हमने अपनी डिस्टेंस ले ली। ठीक है, दोनों साइड की 0 डिग्री की भी अपने स्ट्रक्चर की कॉलम टू कॉलम, और 90 डिग्री भी हमने अपने स्ट्रक्चर की कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस ले ली। पीडी दोस्तों इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया है, फॉर्मूला ये था। सीपीई माइनस सीपीआई की कैलकुलेशन हमने यहाँ ले ली है, और आपको बस बहुत ही जल्द रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ IS 875 पार्ट 3 जो कि कोड है हमारा विंड लोड का। सीपीई जो मैं आपको बता चुका हूँ, कोड में दिखा भी चुका हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर कॉफिशिएंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो सीपीई 0 डिग्री, सीपीई 90 डिग्री, ये हमने कहाँ से लिया। अब मैं आपको कोड में दिखाऊंगा कि कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। अब हम कोड में जाएंगे, जो कि हमें इंटरनल प्रेशर कॉफिशिएंट्स चाहिए हमारे विंड लोड कैलकुलेशन के लिए। कोड में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, या आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इसको फोटो कॉपी करा के, कोड को नेट से डाउनलोड करके फोटो कॉपी करा के आप अपने पास रखिए, इसे बाइंडिंग करा के, ताकि आपको आसानी हो। आप देखेंगे ये क्लोज 7.3.3.1 और पेज नंबर 13। इसमें क्या है, इसमें आपको कंडीशंस दी हुई हैं। आपको देखना है कि आपका एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट जो कि ऊपर लिखा हुआ है सीपीई, क्या लेना है आपको। आपके केस में हमको 4 वैल्यूज चाहिए, ए बी सी डी हमारे स्ट्रक्चर की। ए ये होता है, बी ए, सी ऊपर और डी नीचे, लेफ्ट में ए, राइट में बी, टॉप में सी और बॉटम में डी। ये चारों वैल्यू चाहिए 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। अगर हमारी विंड 0 डिग्री से चल रही है, ठीक है, तो हमें जो फैक्टर चाहिए विंड के लिए वो हम ये यूज़ करेंगे, और 90 डिग्री से चल रही है तो 90 डिग्री वाले। लेकिन इनमें हमें कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर बिल्डिंग हाइट रेशियो, हाइट का रेशियो हमें चेक करना है, अपने कैलकुलेटर उठाना है। सबसे पहले लिखा हुआ है H/W यानी हाइट अपॉन विड्थ। तो हाइट कितनी है हमारी बिल्डिंग की 4 मीटर। एक बार देख लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि हमारी हाइट कितनी है। ये हमारा यहाँ से चेक करेंगे हम, 4 मीटर है। ठीक है, विड्थ हमारी कितनी है 40 मीटर, जो हमने ली थी ये 40 मीटर है, और हमारी लेंथ कितनी है स्ट्रक्चर की, वो है 80 मीटर। तो 4 मीटर, 40 मीटर और 80 मीटर। अब हम यहाँ पर कोड में अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। हाइट अपॉन विड्थ करनी है हमें, यानी 4 डिवाइड बाई विड्थ कितनी है 40 मीटर, तो हमारी वैल्यू आ गई 0.1। अब ये बोल रहा है, साइन बोल रहा है कि 1.2 से कम है अगर आपकी वैल्यू जो आई है H/W का रेशियो, 1/2 का मतलब है 0.5, यानी 0.5 से कम है। तो हमारी वैल्यू जो आई है 0.1 आई है, और 0.5 ज़्यादा है, यानी 1/2 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कंडीशन ठीक है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन चेक करेंगे इसमें, सेकंड कॉलम में। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है तो हम इसके सामने वाली ये ले लेंगे 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। और फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं होगी तो फिर सेकंड यूज़ करेंगे ये वाली। फिर भी नहीं होती है तो फिर हम इस कंडीशन में जाएंगे, फिर इसमें दोनों चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला चेक करेंगे। ये कंडीशन में पास हो गए तो फर्स्ट वाले में जाएंगे। 1 < L/W, यानी कि 1 से कम होना चाहिए आपका L/W, यानी लेंथ अपॉन विड्थ का रेशियो। तो लेंथ अपॉन विड्थ का रेशियो निकालते हैं। लेंथ है हमारी 80 मीटर डिवाइड बाई विड्थ है 40 मीटर, इसका रेशियो आ गया 2। 1 से बड़ा है 2। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वाला आ जाता है 3, जो हमारी वैल्यू आई है 2, वो या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर ज़्यादा होनी चाहिए 3/2 से। तो अब हमारी जो वैल्यू आई है 2, L/W का रेशियो 2 आया है, वो 3/2 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो 3/2 कितना होता है, 3/2 अगर कैलकुलेट में करेंगे तो 1.5 होता है। तो 1.5 क्या है, 2 से कम है, लेकिन यहाँ पे साइन लिख रहा है 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम इस केस में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम इसे स्विच करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे क्या है 3/2, 3/2 कम होना चाहिए L/W से, यानी 3/2 से L/W यानी लेंथ अपॉन विड्थ का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। चेक करते हैं 3/2 कितना है 1.5 अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे, और L/W रेशियो हम देख लेते हैं। लेंथ है हमारी 80 मीटर डिवाइड बाई विड्थ है हमारी 40 मीटर, तो इसका रेशियो आ गया 2। ये हमने पहले भी किया था। तो 1.5
छोटा है और 2 जो है 2 जो है वो ज़्यादा है, तो ये हमारी कंडीशन सेफ है इधर। उसके बाद हम ये वाली और चेक कर लेते हैं। जो हमारा रेशियो आया है L/W 2 आया है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए 4, ठीक है कंडीशन, यानी कि जो हमारी 2 वैल्यू आई है उससे ज़्यादा है 4, साइन भी यही लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कंडीशन में हम आ गए हैं। आप कैलकुलेटर से बहुत ही आसानी से ये कंडीशन सीख सकते हैं, कर सकते हैं और समझ सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये आप दिखाया हुआ है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन ए है, लेफ्ट में, राइट में बी, टॉप में सी, नीचे डी। इधर से 0 डिग्री है, इधर 90 डिग्री होता है। ये 0 डिग्री की वैल्यूज़ हैं और ये 90 डिग्री की वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ से 0 डिग्री की वैल्यूज़ उठा लेंगे, +0.7, ठीक है, ए के लिए। बी के केस में क्या है, माइनस के 0.25, आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ मैं। और सी के केस में क्या है, माइनस के 0.6, और डी के केस में क्या है, माइनस के 0.6। ये 0 डिग्री के लिए। और 90 डिग्री के लिए क्या है, ए में -0.5, बी में -0.5, सी में +0.7, डी में -0.1। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ से उठा के अपनी एक्सेल शीट में डाल लेनी है। कहाँ पर, यहाँ पर 0 डिग्री, CPE 0 डिग्री के लिए और CPE 90 डिग्री के लिए A B C D, और नीचे भी 90 डिग्री के लिए A B C D। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ वहाँ से उठा के सेम यहाँ पर फिल कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। आपको क्या करना है, वहाँ से नोट करना है और यहाँ पर फिल कर लेना है। या आप मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप नोटबुक पे नोट कर लें। अब क्या है, CPI, यह है इंटरनल प्रेशर कॉफिशिएंट, ये था एक्सटर्नल प्रेशर कॉफिशिएंट, ये है इंटरनल प्रेशर कॉफिशिएंट। ये क्या है, CPI प्लस और CPI माइनस। ये हमें दो जो है फैक्टर कोड में मिल जाएंगे दोनों, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये लिख रहा है CPI फॉर 5 डिग्री ओपनिंग। दोस्तों कोड में दिया हुआ है कि अगर आपका जो ओपनिंग है स्ट्रक्चर की, जैसे कि आपका गेट होता है, विंडो होती है, आपके केस में अगर 5% से कम है तो आप जो फैक्टर यूज़ करेंगे इंटरनल प्रेशर कॉफिशिएंट, वो करेंगे 0.2 और -0.2, और 5% से लेके 20% तक है, ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे 0.5 और -0.5, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके केस में ये होता तो आप यहाँ पर 0.5 और -0.5 लेते। और 20% से ज़्यादा ओपनिंग है, क्योंकि 20% से जितनी ज़्यादा ओपनिंग होगी उतनी ज़्यादा हवा, उतनी ज़्यादा विंड अंदर आएगी हमारे स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर को फोर्स करेगी, ठीक है। तो उस केस में 0.7 और -0.7 ये वैल्यूज़ देते हैं। ये मैं आपको कोड में भी दिखा देता हूँ ये वैल्यूज़। हमारे केस में 0.5% ओपनिंग है, सिर्फ गेट है और 1-2 विंडो है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 5% के लिए 0.2 और -0.2 लिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इनपुट सेल कौन से हैं, आउटपुट सेल कौन से। अब लास्ट हम ये कोड में और चेक करेंगे और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम देखेंगे ये वैल्यूज़ कहाँ पर हैं कोड में। इंटरनल प्रेशर कॉफिशिएंट, ये एक्सटर्नल प्रेशर कॉफिशिएंट्स थे। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल प्रेशर कॉफिशिएंट्स कहाँ पर हैं। हमको इंटरनल प्रेशर कॉफिशिएंट्स के लिए सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर, इंटरनल प्रेशर कॉफिशिएंट्स, इंटरनल प्रेशर कॉफिशिएंट्स। इंटरनल प्रेशर कॉफिशिएंट मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्लियर रहे। आप खुद भी सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर है इंटरनल प्रेशर कॉफिशिएंट्स क्लोज 7.3.2, पेज नंबर है 11, ठीक है। आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिया हुआ होगा, आप पढ़ेंगे, इस क्लोज में पढ़ेंगे, इन द केस ऑफ बिल्डिंग वेयर द क्लेडिंग्स परमिट्स द फ्लो ऑफ एयर विद ओपनिंग्स नॉट मोर देन अबाउट 5%। अगर 5% से ज़्यादा है तो आप ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। 5% से कम है हमारे केस में तो हमने यूज़ कर लिया 0.2 और -0.2, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और नीचे भी दिया होगा, और जो मैंने आपको फैक्टर बताए, अगर आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.5 और -0.5, किस केस में यूज़ करना है, 5 से 20 तक, यानी 5 से 20% तक अगर आपकी ओपनिंग है, परसेंट ऑफ वॉल एंड एरिया शैल बी एग्जामिन्ड फॉर एन, और ये इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट्स ऑफ 0.5 एंड लेटर। ये क्लियर आपको दिया हुआ है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको कोड पढ़ के जाना होता है इंटरव्यू में, ठीक है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको लोड कैलकुलेशन करनी है, तो आपको कोड को फॉलो करना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा कोड को, ठीक है। तो 20% एरिया मैंने आपको बताया था 0.7 और -0.7, 20% से अगर ज़्यादा एरिया है
तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो हमारे केस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने 0.2 और -0.2 क्यों यूज़ किया है, क्योंकि 5% से कम ओपनिंग है हमारी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने शीट में। ठीक है, हमने यहाँ पर 0.2 और -0.2 फिल कर देना है, ये वैल्यूज़ फिल कर देनी है और ये वैल्यूज़ फिल कर देनी है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों चीज़ें जो है फिल कर देनी चाहिए। 90 डिग्री और 0 डिग्री के लिए हमारी कॉलम टू कॉलम लेंथ PD हमारा ये अपने आप ले ही लेगा। आपको ये वैल्यूज़ फिल कर देनी है, जितने भी ग्रीन सेल हैं आपको फिल कर देने। अब आते हैं हम फाइनली रिजल्ट पे। तो आप अगर देखेंगे, सबसे पहले हम ये वाले चारों समझेंगे, फिर हम सेकंड नंबर पे समझेंगे और फिर थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो हम देखेंगे 0 डिग्री पॉजिटिव CPI, 0 डिग्री निगेटिव CPI। ठीक है, देखिए हमारी कंडीशन कितनी बन रही है। सबसे पहले हमने 4 कंडीशन बना ली, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो हमारी 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए 2 कंडीशन तो हमारी ये हो गई। ठीक है, एक 0 डिग्री के लिए और एक 90 डिग्री के लिए, ये एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट। अब इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट के साथ में अगर हम बात करें, क्योंकि आप देख रहे हैं CP माइनस CPI करना होता है, वही मैंने कैलकुलेट यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एक एक करके करेंगे कैलकुलेट तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हम फिल करेंगे, कुछ वैल्यूज़ फिल करेंगे, फॉर्मूले हमें खुद रिजल्ट दे देंगे। यहाँ पर येलो सेल में आप देख रहे हैं सब रिजल्ट्स मिले हुए हैं, बस हमें आपको समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया। हमको सिर्फ येलो सेल में देख देख कर बस वैल्यूज़ फिल करनी है अपने स्टड में, कैसे अप्लाई करते हैं विंड लोड। ठीक है, तो देखिए 0 डिग्री के लिए पॉजिटिव CPI 1 केस हो गया। ठीक है, पॉजिटिव 0 डिग्री एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट और पॉजिटिव CPI इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। दूसरा हो गया हमारा 0 डिग्री के लिए फिर निगेटिव 0 डिग्री पॉजिटिव CPI 0 डिग्री के लिए और निगेटिव CPI। ठीक है, एक केस हो गया हमारा 0 डिग्री के लिए पॉजिटिव CPI, दूसरा केस हो गया 0 डिग्री के लिए ही निगेटिव CPI। अब थर्ड केस हो गया 90 डिग्री के लिए पॉजिटिव CPI और 90 डिग्री के लिए ही निगेटिव CPI। 4 केस हो गए हमारे, ये चारों केस हमारे ऊपर बने हुए हैं। 0 डिग्री पॉजिटिव CPI और फिर 0 डिग्री के ही साथ जो CPI इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट है वो निगेटिव, क्योंकि 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट में, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, 0.2 -0.2। और ये 0 डिग्री जो है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये ABCD आप देख रहे हैं, चारों डायरेक्शन में आपको दिखा रखी हैं, कौन सा A होता है, कौन सा B, कौन सा C, कौन सा D। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं डालनी है, आपको सिर्फ यहाँ पर डालनी है। ये इससे लिंक है ऑलरेडी, ये अपने आप ले लेगा। जो वैल्यू यहाँ पर होगी आप देख रहे हैं 0.7, इसने ऑलरेडी ली हुई है यहाँ पर 0.7, तो आपको यहाँ पर वर्क नहीं करना, बस ग्रीन सेल में वर्क करना है। तो इसने A, B और C और D की वैल्यू अपने आप ले ली हैं चारों केस में। ठीक है, अब ये आप देखेंगे अंदर लिखा हुआ है 0.2 पॉजिटिव CPI लिखी हुई है हमारी, फिर ये निगेटिव CPI 0 डिग्री के लिए दोनों, फिर ये 90 डिग्री के लिए पॉजिटिव CPI और निगेटिव CPI। ठीक है, एक बार हमने 0 डिग्री के लिए दोनों CPI ले लिए हैं पॉजिटिव और निगेटिव, एक बार 90 डिग्री के लिए दोनों CPI ले लिए हैं पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो हमारी ये क्लियर हो गई चारों कंडीशंस। ठीक है, अब इसी कंडीशंस की बेस पे ये 8 कंडीशंस हमारी बनती हैं, इन 4 कंडीशंस पे 8 कंडीशंस हमारी बन जाती हैं। वो कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये 0 डिग्री और 90 डिग्री की तो आप समझ ही गए होंगे, और पॉजिटिव CPI और निगेटिव CPI, इनसे 4 कंडीशन बन गई। ठीक है, अब हमारे केस में क्या है, हमें सिर्फ 0 डिग्री की वैल्यूज़ पता है कोड में और 90 डिग्री के लिए पता है। ठीक है, और 0 डिग्री क्या होता है हमारा, ये हो गया, मैंने आपको बताया था, इधर से अगर विंड चलेगी। 90 डिग्री हो गया अगर इधर से विंड चलेगी, और अगर इधर से 180 डिग्री पे चलेगी तो हमारे पास वैल्यूज़ नहीं दी हुई कोड में, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है। और यहाँ से 270 डिग्री में चलेगी नीचे की साइड से, यानी 90 की अपोजिट चलेगी, तो कितना होगा, वो वैल्यूज़ भी हमें कैलकुलेट करनी है। वही वैल्यूज़ नीचे दी हुई है। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री के लिए है। ठीक है, यहाँ लिख रहा है लेफ़्ट टू राइट, अगर लेफ्ट से राइट की साइड चलेगी, 0 डिग्री से 90 इधर 180 की साइड चलेगी, तो उसके लिए ये कंडीशन है। फिर लेफ्ट, ये कौन सा है, W1 केस है। ठीक है, फिर W2 हमारा ये आ गया। W2 क्या है, राइट टू लेफ्ट, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आप देख रहे हैं एरो से आपको पता चल रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ चल रही है। फिर 3 नंबर लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, ये क्या है लेफ्ट टू राइट, ये निगेटिव CPI के लिए, ये पॉजिटिव CPI थी, तो पॉजिटिव CPI के लिए दोनों कंडीशंस हमारी आ गई, लेफ्ट से राइट की साइड भी और राइट से लेफ्ट की साइड भी। अब निगेटिव CPI के लिए हमारी दोनों कंडीशंस आ गई, लेफ्ट से राइट की साइड और राइट से लेफ्ट की साइड। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा टाइम देकर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है,
अब आता है हमारा 90 डिग्री के लिए, ये हमारा 0 डिग्री के लिए था और पॉजिटिव सीपीआई के लिए दोनों कंडीशन आ गई और निगेटिव सीपीआई के लिए 0 डिग्री के लिए दोनों कंडीशन आ गई। अब 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री में पॉजिटिव सीपीआई की रो कॉलम ये है हमारा और निगेटिव सीपीआई -0.2 ये है, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे, अब यहाँ तो हमने लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कर लिया, अब यहाँ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की साइड चलेगी अगर, ठीक है। तो यानी टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप, तो ये टॉप से बॉटम चल रही है अगर, तो ये हम उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। बॉटम यानी नीचे से ऊपर की साइड चलेगी अगर विंड, तो हम उसके लिए ये यूज़ करेंगे। किस केस में? 0 डिग्री पॉजिटिव सीपीआई के लिए, यहाँ पे लिख रहा है क्लियर के लिए, और 0 डिग्री निगेटिव सीपीआई के लिए हमें क्या यूज़ करना है, वो यहाँ पर है। टॉप से बॉटम, आप एरो देख रहे हैं, टॉप से बॉटम नीचे की साइड चल रही है ऊपर से, और बॉटम से टॉप नीचे से ऊपर की साइड चल रही है। मैंने एरो आपको समझाने के लिए और ये बॉक्स जो बनाए हैं आपको समझाने के लिए सिर्फ, नहीं तो कभी भी क्लियर नहीं होता आपको, मुझे भी इतना आसानी से क्लियर नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था समझने में, ठीक है। तो ये आपको एरो भी बहुत आसानी, बहुत इजीली समझा देंगे सब चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारे एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, कैसे हम एरो मैंने जो आपको बनाए हैं फर्स्ट वाले इसमें, ये मैं आपको एरो और समझाता हूँ। आप देख रहे हैं कोई एरो किसी साइड जा रहा है, कोई एरो किसी साइड जा रहा है, ये क्यों बनाया मैंने, कैसे बनाया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है जो हमारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। हम इधर की जो हमारा स्ट्रक्चर है इस साइड से हम 0 डिग्री से ये वाली वैल्यूज़ प्रेशर लगा देंगे 2.42। ये येलो में जो है आपका ये कैलकुलेट होके आ गया है अपने आप, ये येलो में जो है ये आपको सीधा रिजल्ट है, फोर्स है, इसकी यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। जितना भी येलो में वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, इनकी यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर, हम कॉलम पे सीधा सीधा लोड लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, और ये कंडीशंस भी 8 क्लियर हो गई होंगी। 8 कंडीशंस हमने क्यों बनाई हैं, किसी भी साइड से अगर विंड चल रही है, 4 साइड होती हैं हमारी, ठीक है, 1 2 3 4 ABCD, किसी भी साइड से विंड आ जाए अगर 0 डिग्री के लिए और पॉजिटिव सीपीआई के लिए तो भी आ गई, 0 डिग्री निगेटिव सीपीआई के लिए, सीपीआई जो है हमारे पास 2 हैं, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है, प्लस और माइनस, तो दोनों के लिए करना है हमें, 0 डिग्री दोनों के लिए, फिर 90 डिग्री दोनों के लिए, 0 डिग्री दोनों के लिए और 90 डिग्री भी दोनों वैल्यूज़ के लिए। तो इसलिए हमारी 8 कंडीशंस बन जाती हैं, ठीक है। जनरली लोग 4 कंडीशंस में लगाते हैं जो कि सही नहीं है, एक्चुअल में 8 ही कंडीशंस पे लगाना होता है। अगर प्रूफ चेकिंग के लिए आपका कोई मॉडल जा रहा है, किसी भी कंसल्टेंट पे गया प्रूफ चेकिंग के लिए या किसी प्रोफेसर पे गया, तो वो आपकी ये कमी निकाल देगा, तो आपको 8 ही केस बनाने हैं तब, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया नीचे की रिजल्ट्स जो आपके आ गए हैं, ये हम अब अप्लाई करके दिखाएंगे। उससे जस्ट पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और समझाना चाह रहा हूँ। आपने देखा ये एरो इधर की साइड जा रहा है और ये एरो ऊपर की साइड, ये तो स्ट्रक्चर की साइड जा रहा है, हमारा स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, जो ये रेक्टेंगल है हमारा, जो ये एरो है वो स्ट्रक्चर की साइड जा रहा है और ये वाला एरो ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर से अपोजिट जा रहा है, ये वाला भी स्ट्रक्चर से अपोजिट जा रहा है, ये भी अपोजिट जा रहा है। तो अगर लॉजिकली हम सोचेंगे तो विंड अगर इधर से चल रही है स्ट्रक्चर के अंदर आ गई, अब कहाँ कैसे निकलेगी, वो इधर से तो वापस नहीं जाएगी, वो या तो इधर से निकलेगी या इधर से निकलेगी या इधर से निकलेगी, ठीक है। इधर से पास होगी यानी कि सी की तरफ पास होगी, यहाँ सी लिख रहा है, यहाँ डी की साइड पास होगी अंदर से, और यहाँ अंदर से बाहर निकलेगी तो बी की साइड पास होगी। अगर इस केस में आप कोई भी कंडीशन चेक कर लें ऐसे, अगर जैसे हम ये देख रहे हैं 90 डिग्री, 0 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री होता है, विंड यहाँ से चली तो या तो इधर पास होगी, इधर एरो लग रहा है, इधर पास होगी, इधर एरो लग रहा है, इधर पास होगी, इधर एरो लग रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये सब क्या है, ठीक है। अब आप इस केस में देखेंगे विंड अगर ऐसे चली है, ठीक है, तो हमारी निकलेगी तो ऐसे ही, ऐसे ऐसे और ऐसे, लेकिन यहाँ पर एरो जो मैंने लगाए हैं इंटरनल वाले एरो, वो स्ट्रक्चर की साइड लगाए हैं, स्ट्रक्चर की तरफ, और माइनस में जो लगाए हैं वो स्ट्रक्चर से बाहर, यानी स्ट्रक्चर के अपोजिट। ये स्ट्रक्चर है हमारा तो इसके अपोजिट जा रहे हैं, ये भी अपोजिट जा रहा है, ये भी अपोजिट। इस केस में स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं इंटरनल वाले, आउटर तो मैं समझा चुका हूँ, और इसमें स्ट्रक्चर की साइड, इसकी स्ट्रक्चर के अपोजिट। ऐसे ही फिर इसमें देखेंगे तो प्लस वैल्यू जहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर की साइड जा रहा है और माइनस वैल्यू स्ट्रक्चर की अपोजिट जा रहा है। ऐसा क्यों है? इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट भी अगर आप अब ध्यान से देखेंगे तो जो प्लस में वैल्यू है 0.7 है, प्लस में है तो स्ट्रक्चर की साइड जा रहा है। यहाँ से हम देखेंगे वैल्यूज हमारी प्लस में है तो स्ट्रक्चर की साइड जा रहा है, और माइनस में कोई वैल्यू है जैसे 0.25 है, यहाँ पे है 0.25 तो स्ट्रक्चर से आउटर की साइड जा रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर की साइड नहीं जा रहा है, स्ट्रक्चर से आउटर जाएगा। हमें क्या करना है, चाहे वो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट हो चाहे वो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, आप पेन कॉपी पे नोटबुक पेन से बनाइएगा ये सारे डायग्राम ताकि आपको क्लियर हो जाएं, और एरो भी लगाइएगा कि जो प्लस की वैल्यूज़ है हमारी वो हमें स्ट्रक्चर की साइड ही लोड लगाना है,
यानी कि स्ट्रक्चर की साइड लोड आएगा, ठीक है। 0.7 ये फैक्टर जो है ये स्ट्रक्चर की साइड आएगा। और जितनी भी माइनस में वैल्यूज हैं, चाहे वो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट हो या वो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट्स हो, वो स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ यानी अपोजिट साइड में हमें करना है। अगर ये देखिए, आप देखेंगे प्लस की वैल्यू स्ट्रक्चर की साइड है, इधर से भी और इधर से भी इंटरनल वाली। इधर अगर आप देखेंगे इंटरनल में तो ये स्ट्रक्चर से अपोजिट है क्योंकि माइनस में वैल्यू। ये देखेंगे प्लस में है तो ये स्ट्रक्चर की साइड है, चारों साइड। इंटरनल में फिर आप देखेंगे माइनस में है तो ये स्ट्रक्चर की अपोजिट है। ऐसे ही जो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट है उनको भी आप ध्यान से देखेंगे, ये माइनस में वैल्यू तो स्ट्रक्चर से बाहर है, ये माइनस में वैल्यू, ये प्लस में वैल्यू तो ये स्ट्रक्चर की साइड है ना, स्ट्रक्चर की साइड है। ये स्ट्रक्चर हमारा ये है तो इधर की तरफ एरो है, ये माइनस में है तो ये बाहर है। आप कोई सा भी कैटेगरी चेक करेंगे, पॉजिटिव सीपीआई नेगेटिव सीपीआई दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस की वैल्यू आपको कैसे एरो लगाना है, स्ट्रक्चर की साइड लगाना है, और अगर माइनस में वैल्यू हमारी तो स्ट्रक्चर से अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल मैंने अंदर लिखे हुए हैं क्योंकि इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट्स हैं स्ट्रक्चर के, और एक्सटर्नल मैंने आउटर पे लिखे हुए हैं जो कि हमें 4 वैल्यूज मिलती हैं ABCD। अब ये येलो वैल्यूज तो आपको बता चुका हूँ रिजल्ट है, लेकिन ये क्या है, ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है, कहाँ से आई हमारे पास, ये इस स्ट्रक्चर की, इस स्ट्रक्चर की ये आ गई चारों वैल्यूज जो येलो से जस्ट ऊपर लिखी हुई हैं, ऐसे नीचे वाले में ऑटो कंडीशन में ये लिखी हुई हैं। दोस्तों जब तक ये वैल्यू नहीं आएंगी तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये मैंने फॉर्मूले में जोड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि ये वैल्यू क्या है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक समझा देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे सारे। क्या है, इसमें हम एरो एक साइड है स्ट्रक्चर की साइड है और इसमें अपोजिट साइड है, यानी दो एरो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। एक्सटर्नल प्रेशर में से कोफिशिएंट में से, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट में से इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट माइनस हो जाएगा। आपको प्लस माइनस नहीं देखना, प्लस माइनस देख के तो आपने एरो लगा दिए पहले। अगर प्लस की वैल्यू है तो स्ट्रक्चर की साइड, दोनों फैक्टर में इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, और माइनस में वैल्यू है तो स्ट्रक्चर से अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपको दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अब आपको साइन देख के सिर्फ प्लस माइनस करना है, ठीक है। अगर प्लस में वैल्यू है ज़्यादा और माइनस में कम है तो आपको साइन पे नहीं जाना, आप एरो देखना है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको माइनस कर देना है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, एक्सटर्नल भी इस डायरेक्शन में है और इंटरनल भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है इधर सी में, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो अगर आप 0.6 और 0.2 को ऐड करेंगे तो 0.8 आएगा। ये वैल्यू है यहाँ पर जो दी हुई है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। साइन पे नहीं जाना आपको, आप कभी जाए -0.6 में से 0.2 माइनस करें तो भाई साइन पे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे -2 है, ठीक है, यहाँ पर +2 है। तो हमें साइन को देखकर सिर्फ एरो लगाने हैं, फिर एरो से समझना है कि हमको क्या वैल्यू लानी है। तो जो अपोजिट डायरेक्शंस में एरो हैं, चाहे वो प्लस में वैल्यू हो माइनस में हो, जो मैक्सिमम वैल्यू हो उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस हो जाएगी, और जो बचेगा फिर हम नेक्स्ट वाले बॉक्स में लिख देंगे। आपको इसी तरह बॉक्स बनाने हैं, पहले 4 बनाने हैं, उनमें एरोज लगाने हैं, उनमें वैल्यूज़ लिखनी है जो एक्सटर्नल प्रेशर और जो हम इंटरनल प्रेशर हैं, फिर ये 0 डिग्री और 90 डिग्री ये सब बनाना है, ठीक है। फिर आपको नीचे 8 बॉक्स और बनाने हैं जो हमारे लोड केस हैं, W1 W2 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8, ये हम स्ट्रेट में अप्लाई करेंगे। तो आप समझ गए ना कि यहाँ पर जो सेम डायरेक्शन में हमारे एरो हैं, जैसे मैं आपको किसी एक को भी बता देता हूँ, कोई भी रैंडमली मैं लेके, जैसे ये हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये डायरेक्शन कैसे तय करी हमने, ये साइन से, क्योंकि माइनस में है तो ये स्ट्रक्चर ये है हमारा, तो इसके अपोजिट जाएगा स्ट्रक्चर के, और ये एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट भी माइनस में है तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये साइन समझ गए कैसे लगते हैं। अब साइन को देख के, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो प्लस माइनस नहीं देखना, ज़्यादा वैल्यू जो भी ज़्यादा हो, 0.5 और 0.2 में कौन सी ज़्यादा है, 0.5, ठीक है। तो 0.5 में से 0.2 माइनस कर देंगे, कितना बचा यहाँ पर 0.3, ये आ जाएगा, हमें वहीं पे वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। तो इन चारों को देख के हमें सिर्फ इन चारों में वैल्यू लिखनी है, ठीक है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, इसी तरह लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, क्योंकि यही कोफिशिएंट्स हमको कोड ने बताए हैं, सिर्फ लेफ्ट से राइट यानी 0 डिग्री नहीं, लेफ्ट से राइट और लेफ्ट टू राइट, हाँ, यानी कि 0 डिग्री दोनों और 90 डिग्री दोनों लेफ्ट टू राइट हैं और टॉप टू बॉटम है। लेफ्ट टू राइट हमको बताया है, यानी 0 डिग्री से 0 डिग्री आपको वैल्यूज दी हुई हैं और 90 डिग्री टॉप से बॉटम, इधर की नहीं दी हुई है, लेफ्ट टू राइट से और बॉटम से टॉप, ये आपको खुद बनानी है इसे देखकर। वो कैसे बनानी है ये भी समझ लीजिए जब आप डिटेल में समझ ही रहे हैं तो, ठीक है। देखिए
आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी और ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि ये कैसे आई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको सिर्फ अपोजिट कर देना है, जो साइन है उनको अपोजिट कर देना है और वैल्यू अपोजिट कर देनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन है इस साइड लेफ्ट टू राइट, इधर भी साइन है लेफ्ट टू राइट, नीचे कर देना है राइट टू लेफ्ट, दोनों को राइट टू लेफ्ट। सिर्फ इस वाले साइन को करना है, ये वाला साइन ऐसे ही रहेगा सेम, क्योंकि अभी 0 डिग्री यहाँ लिख रहा है लेफ्ट टू राइट, यहाँ ऊपर लिख रहा है लेफ्ट टू राइट, नीचे लिख रहा है राइट टू लेफ्ट। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, लेफ्ट टू राइट अगर इधर है तो हमें इधर चेंज, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए कि राइट टू लेफ्ट ही चेंज करना है सिर्फ, बाकी सेम रहेगा। ऐसे यहाँ लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट से राइट की साइड है, तो यहाँ राइट टू लेफ्ट ही आपको चेंज करना है। ये साइड लेफ्ट टू राइट थे तो इधर आपने चेंज कर दिया राइट टू लेफ्ट, देखा अपोजिट कर दिया, इधर इधर इस साइड है तो इधर इस साइड आ रहे हैं। अब आपको क्या यहाँ पर लिख दिया है टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की साइड वाले ही चेंज करने हैं। तो कहाँ बॉटम से टॉप करने हैं, बॉटम टू टॉप लिख दिया है, बिल्कुल क्लियर आपके समझ में आ जाए। यहाँ पर टॉप से बॉटम की साइड है, ये एरो कहाँ से लिए हमने, सेम यहाँ से देख के लिए हैं। जैसे जो आउटर जो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट्स है हमारे वो वाले, इंटरनल वाले नहीं, एक्सटर्नल वाले देख देख के हमने ऊपर से नीचे यहाँ सेकंड वाले रो में ले लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे वाले में आपको समझा ही रहा हूँ कि हमको यहाँ पर देख लेना है टॉप से बॉटम है, यहाँ पर ऊपर से नीचे की साइड है, बाकी सेम रहेगा। और नीचे क्या है, बॉटम से टॉप, यानी नीचे से ऊपर की साइड आपको लगाना है, सिर्फ अब चेंज करना है। जितना चेंज करना है वो क्लियर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इस वाले केस में राइट टू लेफ्ट चेंज करना है, राइट टू लेफ्ट आपने चेंज कर दिया अपोजिट। इस केस में लेफ्ट टू राइट सॉरी, ये भी लेफ्ट टू राइट था, ये भी लेफ्ट टू राइट और ये भी लेफ्ट टू राइट, आपने दोनों को राइट टू लेफ्ट कर दिया, राइट टू लेफ्ट। इसी तरह टॉप टू बॉटम, यहाँ भी आपने बॉटम टू टॉप कर दिया, लिखा हुआ है बॉटम टू टॉप, ऊपर लिख रहा है टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से यानी टॉप से बॉटम की साइड जो आ रही है वैल्यूज़ वो आपको अपोजिट करनी है, एरो भी और वैल्यूज़ भी दोनों। आप देखेंगे अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे वैल्यूज़ यहाँ पर अगर 5 है 0.5 तो वो 0.5 हमने नीचे आ गया। आपको ये करना नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप मैनुअली कैलकुलेशन करने बैठ गए, आपके पास एक्सेल शीट नहीं है तो आपको आनी तो चाहिए ना। सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि शीट डालिए, आपको वैल्यूज़ डालिए, आपको रिजल्ट मिल गया, तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि ये एक्सेल शीट कैसे बनी है। ठीक है, तो विंड लोड मैं इसीलिए डिटेल में बना रहा हूँ क्योंकि नहीं है अवेलेबल यूट्यूब पर, ठीक है, इतना डिटेल में लोकल लैंग्वेज में। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर आप कोई भी रेंडमली देखेंगे ये लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, नीचे राइट टू लेफ्ट कर दिया हमने, क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिए, ये तो सेम रहेंगे क्योंकि राइट टू लेफ्ट ही चेंज करना है हमको, और वैल्यूज़ चेंज कर दी। यहाँ 0.9 इधर थी तो लेफ्ट में, तो इधर राइट में लिख दी, इधर राइट में 0.5 है तो ये 0.5 इधर आ गई। ये इसने अपने आप ले लिया, मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो अपने आप ये अपोजिट ले लेगा, आपको करना नहीं है, समझ में आना चाहिए। अगर आप मैनुअली करने बैठे तो अब ये येलो वाली जो है ये अपने आप इसने फार्मूले से ले ली। कैसे ले ली, फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ और फाइनली अब आपके समझ में आएगा, जो कि मैंने कोड से भी आपको दिखाया था। फार्मूला है फोर्स इक्वल टू CPE माइनस CPI। इसमें से हमने किया था ना माइनस, जो ज़्यादा वैल्यूज़ थी उनमें से कम वैल्यूज़ हमने माइनस की थी अगर अपोजिट डायरेक्शन में साइन है, और सेम डायरेक्शन में साइज है अगर सेम में है दोनों तो उनको ऐड कर दिया था, यानी कि 0.6 और 0.2 को ऐड कर देंगे, चाहे प्लस माइनस में हो वैल्यूज़, वो एक अलग बात है, साइन पे नहीं जाना, हमको 0.2 और 0.6 को ऐड करना है क्योंकि सेम डायरेक्शन में हमारे एरोज हैं। तो 0.8 हो गया, वो 0.8 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो CPE माइनस CPI तो हम यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है, CPE माइनस CPI इंटू ए हमने यहाँ पर अपने दोनों दे दिए हैं, 90 डिग्री का भी और 0 डिग्री का भी, दोनों ए दे दिए हैं, वो आपको बता ही चुका हूँ मैं। और PD इसने अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था, वो उसने यहाँ पर उठा लिया है फॉर्मूले से। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये इस फॉर्मूले से आई हैं, जो येलो वाली वैल्यूज़ आई हैं वो इस फॉर्मूले से आएंगे। CPE माइनस CPI आपकी ये आ गई ऑटो कंडीशन की, ये मतलब इस एक केस है आपका, इसमें चारों कंडीशन आ गई ABCD। फिर ये सेकंड केस आ गया W2, ये आ गया आपका, इसमें भी चारों ABCD। तो ये CPE माइनस CPI ये वाइट पे जो लिखी हुई है वाइट सेल में वो आपकी ये है CPE माइनस CPI। अब जो A आया आपका वो इसने यहाँ से उठा लिया, फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे डबल क्लिक करके ये उठा लिया यहाँ से, ठीक है। और PD जो है वो भी इसने इस येलो वाले सेल ने ले लिया अपने आप यहाँ से, जो कि यहाँ पे कहाँ से आया, इस यहाँ से आया, यहाँ जो कैलकुलेट किया था हमने। तो आपको सिर्फ वैल्यूज़ फिल करनी है, आपको बहुत ही आसानी से चंद मिनट में आप ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी, ठीक है। कोड आपके पास होना चाहिए।
अब हम इसे स्ट्रक्चर पे अप्लाई करेंगे कि कैसे हम इसे अपने स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हैं। सिर्फ ये कॉलम की कैलकुलेट की है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिर्फ कॉलम जो हमारे कॉलम्स हैं उन पे कितना फोर्स आएगा वो हमने कैलकुलेट किया है। दोस्तों वीडियो बहुत ही लेंथी हो गई है और ये 1 घंटे से भी ज़्यादा की हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में ही बताऊँगा। एक वीडियो बन जाएगी तो आपकी हमेशा हेल्प होती रहेगी, आप भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं उस वीडियो को शेयर करके, ताकि सब लोग समझ जाएं, उनका क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो मैंने आपको डाउट के सब बता दिए रास्ते के कैसे पूछ सकते हैं। कमेंट में मैं मेल भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम, वहाँ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जाएंगे अपने स्ट्रक्चर पे। येलो वैल्यूज़ जो हमारी फोर्स आई हैं किलो न्यूटन पर मीटर में, ठीक है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने स्ट्रक्चर में 8 केस में। सबसे पहले हम 8 केस बना लेंगे, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 और W8। 8 केस बना के और 8 की चारों वैल्यू ABCD जो येलो में वो हम फिल करेंगे। तो चलिए अपने स्ट्रक्चर में आते हैं। जनरल में जाएंगे, लोड कॉम्बिनेशन में जाएंगे और यहाँ लोड केस डिटेल पे क्लिक करके और प्लस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था, डेड लोड हमने कैसे अप्लाई किया, कोलेक्टर लोड कैसे अप्लाई किया, लाइव लोड कैसे अप्लाई किया। नहीं अगर आपने देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो का, और इस वीडियो को पहले आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट, फिर आप सेकंड पार्ट समझ पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक डिटेल्स आपको बता दिए, लोड वगैरह बता दिया आपको, डेड लोड, कोलेक्टर लोड, लाइव लोड। आज हम विंड लोड की बात करेंगे। ठीक है, तो अब 3 नंबर डेड लोड को असाइन कराया, 4 नंबर कोलेक्टर को, अब 5 नंबर लाइव लोड को। अब 6 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। लाइव लोड केस डिटेल पे क्लिक करके ऐड करेंगे मेंबर लोड, सॉरी मेंबर लोड नहीं, अब हम केस अपना ऐड करेंगे जो लोड केस है। 5 के बाद नंबर आता है 6, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे विंड। ठीक है, कैटेगरी में यहाँ W1 फर्स्ट हमारा केस है, W1 ले लिया। अब 6 के बाद आया 7, जल्दी जल्दी हम लेते हैं, विंड ऐसे ही रहने देंगे, W2 ठीक है। अब आया हमारा 6 के बाद 7 के बाद 8 नंबर W3, फिर 9 नंबर W4, फिर 10 नंबर W5, फिर 11 नंबर W6, फिर 12 नंबर W7 और फिर फाइनली 13 नंबर W8। 8 लोड केस आपके यहाँ पर बन के तैयार हो गए, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8, जो कि हमने वहाँ पे शीट में लिए हुए हैं। और 3 नंबर से 5 नंबर तक ऑलरेडी बना चुके थे, और 6 से लेके 13 तक ये हमारे आ गए। 1 और 2 नंबर हमने क्यों नहीं लिया, वो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो जो है उसमें बता चुका हूँ। वो हम अर्थक्वेक लोड लेंगे, सिस्मिक केस लेंगे, सिस्मिक केस एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का। तो दो नंबर हो जाएंगे, वो 2 नंबर हम वहाँ यूज़ करेंगे थर्ड पार्ट में। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट चल रहा है। इन 8 की वैल्यूज हम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट में जाके पैरेलल टू वाई यानी कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लिया। अब हम प्लान में चले, सबसे पहले इसमें जाएंगे जो हमारा एलिवेशन है, ये सेक्शन, इसमें हम प्लिंथ बीम आप देख रहे हैं, हमारे प्लिंथ बीम का नोड ये है। नीचे हमारे पेडिस्टल थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और ये हमारे कॉलम है जो स्टील, सिर्फ स्टील वाला ही पोर्शन सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारे स्टील कॉलम्स हैं, और उन्हें राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके न्यू व्यू करके अलग विंडो में ऐसे ओपन कर लेंगे। इसमें पेडिस्टल पे हम लोड नहीं लगाएंगे, सिर्फ स्टील जितना पोर्शन ज़मीन जो हमारी अर्थ है उससे बाहर होगा उसी पे फोर्स अप्लाई होगा ना, विंड प्रेशर, तो सिर्फ उतने पोर्शन पे हम लगाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने W1 से। अब हम जाएंगे शीट में, शीट में W1 यहाँ पे वैल्यू है 2.42, ए की, बी की वैल्यू 2.17, सी की वैल्यू 5.15 और डी की वैल्यू 5.15, सेम है डी की वैल्यू, सी और डी की वैल्यू। तो सबसे पहले 2.42 हम अप्लाई करेंगे इस साइड से, लेफ्ट से राइट अपने स्ट्रक्चर में। तो जाएंगे अपने स्ट्रक्चर में लेफ्ट से राइट, यानी इन कॉलम्स पे हम अप्लाई करेंगे ये वैल्यू। लेकिन आपको सिर्फ एक कॉलम ऊपर से छोड़ देना है एंड वाला, कॉर्नर वाला, और एक कॉलम छोड़ देना है नीचे से एंड वाला। क्यों? क्योंकि इन कॉलम पे हाफ विंड लोड काम करेगा। क्योंकि आप देखेंगे ये जितने भी कॉलम है, फॉर एग्जांपल ये इंटीरियर कॉलम है, हाफ लोड इस वाले पोर्शन का, इस पोर्शन का हाफ लोड इस पे आएगा, हाफ इधर का आएगा, तो ये 100% बन जाएगा। लेकिन लास्ट वाले कॉलम पे सिर्फ इधर का हाफ आएगा, हाफ इस वाले बॉक्स का हाफ इधर आ जाएगा और इस वाले बॉक्स का हाफ उधर चला जाएगा, और उधर कुछ है नहीं स्ट्रक्चर हमारा, तो इसलिए इस कॉर्नर्स वाले कॉलम पे हमेशा हाफ लोड रहता है।
विंड का। तो जितना भी हमारा येलो सेल में है लोड, जो विंड प्रेशर है, उसका हाफ करके डिवाइड बाई 2 करके हम कॉर्नर्स वालों पे लगाएंगे। ठीक है, तो इंटरनल्स वालों पे तो हम जितना आया है उतना दे देंगे, चारों साइड का आ गया हमारे 8 केस में, 8 केस का, तो वो हम अप्लाई कर देंगे। आउटर वाले छोड़ के आउटर में उसका हाफ करके देंगे। तो अब कैसे करते हैं, सबसे पहले W1 समझ लेते हैं। पहला केस ऐड करेंगे, मेंबर लोड में जाएंगे, मेंबर लोड यहाँ पर फिल कर देंगे। कितना आ रहा है हमारे केस में 2.42 इंटरनल्स कॉलम के लिए 2.42, यहाँ पे देंगे 2.42। हमारा स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हम टॉप में चले जाएंगे, टॉप में यहाँ से, ठीक है, ये हमारा टॉप आ गया। अब आप देखेंगे लेफ्ट से राइट जाना है हमें, तो लेफ्ट से राइट में स्टेड में आप जानते हैं कि मॉडल बनाने के लिए भी हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही हमारा स्टेड काम करता है, तब भी ज़रूरत पड़ती है। तो लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो प्लस एक्स में जाएंगे, ठीक है, प्लस एक्स में जाएंगे, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, मैं आपको बताया हुआ है वीडियोज़ में। तो यहाँ एक्स में जाने के लिए हम जी एक्स सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें वाई में वैल्यूज़ देनी है तो जी वाई सिलेक्ट करेंगे, और जेड में देनी है, जो कि ये वाला पोर्शन जेड होता है और ये एक्स होता है, ये इसका एक्स प्लेन होता है स्टेड का, और ये 90 डिग्री जेड प्लेन होता है स्टेड का। तो अभी हम एक्स में जाएंगे प्लस में। अगर हम लेफ्ट से राइट आ रहे होते हैं, अभी तो हम लेफ्ट से राइट हैं, सॉरी लेफ्ट से राइट हैं, तो हम एक्स में जा रहे हैं तो प्लस में जाएंगे। और राइट से लेफ्ट आ रहे होते, यानी कि इधर से इस साइड हमें विंड लगाना है, तो हमें माइनस में एक्स में जाना पड़ता। तो अभी हम जाएंगे प्लस में, एक्स में ऐड कर लेंगे अपनी वैल्यू 2.42। अब 2.42 का हाफ करेंगे, जो हमारे आउटर कॉलम्स पे हमें लगाना है। तो कैलकुलेटर उठाएंगे, 2.42 डिवाइड बाई 2, तो इसके वैल्यू आ गई 1.21। तो अब x में ही हम 1.21 ऐड कर लेंगे, यहाँ से लिख के वैल्यू और यहाँ ऐड कर लेंगे। अब आप इसे कट कर देंगे, आप देखेंगे दोनों वैल्यूज़ आ गई 2.42 और 1.21। अब हम सिर्फ अभी यहाँ से डायमेंशंस हटा देंगे, क्लियर शो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये जो कंट्रोल और 3 करेंगे, नहीं आप जो है वैसे ही अब हम लगाएंगे 2.42 पे सिलेक्ट करके, जो हमने लोड के में लोड ऐड करा है, इंटरनल्स कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जितनों पे लगाना है। लेफ्ट से राइट लगा रहे हैं, सिलेक्ट किया, और असाइन टू सिलेक्ट बीम्स, जो सिलेक्ट बीम्स है उनको ही असाइन कराना है, सिर्फ यहाँ पर चेक कर देंगे और असाइन कर देंगे और यस कर देंगे। आपने देखा ग्रीन कलर के आपको शो हो गया होगा, अगर नहीं शो हो रहा है तो आपको ये जो लोड का ऊपर सिंबल है इस पर क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ माउस को स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप जो है लोड को कम ज़्यादा, जो लोड शो हो रहा है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आपने देखा कि इंटरनल्स जो कॉलम, मतलब जो आउटर छोड़ के, कॉर्नर्स वाले छोड़ के अंदर वाले कॉलम्स पे हमने 100% जो लोड हमारा आया था ए डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट से राइट में, हमने लगा दिया। अब जो हमने इसका हाफ लिया था 2.42 का हाफ 1.21, वो हमने आउटर वाले पे लगा दिया। असाइन टू सिलेक्ट, दोनों को सिलेक्ट किया और असाइन कर दिया लोड पे करके। इसी तरह आपको सारे लोड केस में लगाना है, यानी कि लोड 1 में आपको चारों साइड लगानी है, ए बी सी में क्या आ रहा है और डी में क्या आ रहा है, ठीक है। फिर W2 पे आ जाएंगे आप, फिर इसी तरह लगाएंगे, ए में कितनी वैल्यू आ रही है, बी में कितनी आ रही है, सी में कितनी आ रही है, डी में कितनी आ रही है, और जिस साइड भी जो वैल्यू आई है उसके कॉर्नर वाले कॉलम्स पे दोनों पे हाफ लगाएंगे। वो आपको बता चुका हूँ क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो अब W1 की हम दूसरी वाली वैल्यू देखेंगे, जो कि है 2.17। 2.17 हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, जो कि W1 में ऐड करेंगे मेंबर लोड में जाके, कितना 2.17। ये हम जाएंगे किस डायरेक्शन में, वो आप यहाँ से देखेंगे अपना जो आपका केस है। एरो इस साइड है तो हमने इस साइड लगा दिया, अब फिर से एरो इस साइड है तो ये इस साइड एरो इस वाले पे नहीं लगाना, अब हमें बी पे लगाना है। बी साइड हमारी इधर है, बी जो है हमारा वो ये वाला है, बी ये वाले कॉलम है हमारे। तो हमें इधर कैसे लगाएंगे, हमें भी इस साइड ही लगानी है, फिर से ये भी इसी साइड थी, तो हम अंदर से बाहर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। इन पे लगाएंगे, जब विंड चली इधर से पास होगी और इधर से और इधर से और इधर से, तीनों डायरेक्शन में पास होगी, तो अंदर से बाहर की तरफ लगाएंगे, जैसे कि हमें डायग्राम में सिखाया गया है, डायग्राम में बताया गया है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना आपको कितनी आसानी से, क्योंकि मैंने डायग्राम में एरोज बना दिए हैं, जिस डायरेक्शन में एरो है आपका आउटर वाला, ठीक है। यहाँ तो 2 एरो हैं, इन तो आप तो देखने ही नहीं है। अब तो आपको 8 रिजल्ट्स नीचे मिल चुके हैं, ये आपके 8 रिजल्ट हैं, W1 W2। आप लोड केस देखते जाएं और लगाते जाएं चारों साइड, ठीक है।
ठीक है। और कॉर्नर्स वालों पे उस जो वैल्यू दी है उसका हाफ लगाना है। येलो वाली आपकी आउटपुट्स हैं, फोर्स है आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप देखेंगे इसको 3D में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए कॉलम्स पे आपका लोड लग चुका है, जो ग्रीन वाला है। कैसे लग रहा है कॉलम, आप देख रहे हैं 3D में आपको नज़र आ रहे हैं। जो हमने क्या यूज़ करा था, एक बार डबल क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे, लास्ट वीडियो में ISMB 600 यूज़ करा था। तो आप देख रहे हैं पर मीटर लोड लग गया हमारे कॉलम्स पे, ठीक है। सारे कॉलम्स पे पर मीटर लोड हमारा लग चुका है। और आप देखेंगे आउटर वाले हैं, आपको लोड भी शो हो रहा होगा लॉजिकली, आप देखेंगे हाफ लगा हुआ है, हाफ दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे फुल है, यहाँ पे उसका हाफ है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं आपका लोड ठीक है या नहीं है, डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। और टॉप व्यू में भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी आपको शो हो रहा है कि अब आपको सेकंड नंबर मैंने आपको बताया जो कि हमारा है 2.17 W1 में, 2.17 B में, और लेफ्ट से राइट की तरफ लगना है ये भी। तो अब हम फिर से ये वाले कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे इंटरनल वाले, और ऐड करेंगे यहाँ पे 2.17, ठीक है। ऐड कर लिया और उसका हाफ करेंगे 2.17 का, कैलकुलेटर उठाएंगे 2.17 डिवाइड बाई 2, तो 1 आ रहा है, 1.08। तो यहाँ पर 1 ले लेंगे। लेकिन ये हमें एक्स में जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है। तो लेफ्ट से राइट जाने के लिए स्टेट प्रो में जब हम मॉडल बनाते हैं तब भी हमें चाहिए होता है लेफ्ट से राइट जाने के लिए कौन सा साइन लेना होता है एक्स में, प्लस का। तो हमने प्लस में ली है वैल्यू। अगर माइनस में लेना होता है, राइट से लेफ्ट जा रहे होते, तो हम यहाँ पर माइनस कर देते, सिंपल ऐसे माइनस कर देते। अब वैल्यू प्लस में रख ली हमने और ऐड कर लिया, तो दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारी प्लस की। अब हम इन्हें ऊपर वाली वैल्यू पे क्लिक करेंगे और इंटरनल के लिए हमारे कॉलम्स जो हैं उन पर सिलेक्ट कर लेंगे, और असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन और यस। तो आप देखेंगे लोड पे क्लिक करके कि ये हमारा लोड नहीं शो हो रहा है। डबल क्लिक करेंगे, हमने ये सिलेक्ट नहीं किया एक्स, क्योंकि एक्स में जाना है ना हमें, ये वाई पे था तो इसलिए शो नहीं हो रहा था। एक्स पे हमने क्लिक करा और चेंज कर दिया, देखिए फ़ौरन शो हो गया। देखिए आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अगर आप सही चूज़ नहीं करेंगे तो लोड सही से शो नहीं होगा, आपको दिखाएगा नहीं। अब दिखाने लगा। और आउटर वालों के लिए हमने क्या लिया हुआ है, ये लिया हुआ है 1, ठीक है। इसका हाफ लिया हुआ है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे लोड जो हमने बनाया हुआ है, और बीम सिलेक्ट जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेंगे आउटर वाले दोनों। और किस कर्सर से करना है, सेकंड नंबर का कर्सर, इसी से बीम सिलेक्ट होते हैं। ऊपर वाले कर्सर से सिर्फ नोड्स क्लिक होते हैं। तो नीचे वाले बीम वाले कर्सर से सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम को, ऊपर और नीचे कॉर्नर वाले, असाइन टू सिलेक्ट बीम्स, असाइन और यस। देखिए हाफ शो हो गया, ठीक है। दोनों डायरेक्शन का हमने लगा दिया। अब हम लगाएंगे तीसरा वाला, देखते हैं क्या है। W1 में थर्ड है हमारा 5.15, टॉप में भी और बॉटम में भी, दोनों को हम 5.15 लेंगे। एरो किधर है, ऊपर की साइड, अंदर से बाहर की साइड लगाना है। इन कॉलम पे अंदर से बाहर की साइड लगाना है। तो स्टेट प्रो में हम ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं, यानी कि एक ही प्लेन पे x होता है और z होता है। तो z ऊपर जाने के लिए z माइनस में जाना होता है, और नीचे आने के लिए z प्लस में जाना होता है, ठीक है। ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टेट प्रो का कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में समझा चुका हूँ डायग्राम के साथ में, ठीक है। तो इन बीम्स को इंटरनल वालों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। W1 पे हम हैं ऑलरेडी, ऐड कर लेंगे मेंबर लोड, कितना देखते हैं, 5.15 जाएंगे। 5.15 हमारा फोर्स आ गया, जो कि यूनिट आप ऑलरेडी देख रहे हैं किलो न्यूटन पर मीटर में ही है, क्योंकि कॉलम में तो पर मीटर में ही लोड लगता है। अगर फ्लोर होता तो पर मीटर स्क्वायर में लगता है, क्योंकि एरिया पे लगता। ये सिर्फ एक ही उस पर लग रहा है कॉलम पे। तो ये आपने देखा जेड में करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमें जेड बीच में, देखिए आपको स्टेट प्रो सेव करने के लिए बोलता रहता है, रिकमेंडेड करता है, तो आपको यस करके सेव कर देना है, ताकि आपका स्टेट का जो प्रोजेक्ट है वो सेफ रहे। अगर लाइट भी ऑफ हो जाए, आपका लैपटॉप ऑफ हो जाए, तो सेफ रहे। तो आपने ये जेड में जाना है, कहाँ, माइनस में जाना है, तभी आप ऊपर जा पाएंगे, ऊपर की साइड लोड लगा पाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको क्लियरली बता रखा है पुरानी वीडियोस में भी, बहुत डायग्राम के साथ में। जैसे कि स्टेट प्रो कैसे काम करता है वो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही करता है, आप समझते ही हैं। और वो सेम चीज़ है बिल्कुल, साइन भी वही लेने हैं, सेम है जैसे लोड लगाना है। तो माइनस 5.15 हमने ऐड कर लिया और उसका हाफ कर लिया। 5.15 का डिवाइड बाई 2 कर लें कैलकुलेटर में, 5.25 डिवाइड बाई 5.15 डिवाइड बाई 2, 2.57। तो माइनस में 2.575, ठीक है। जेड में ही हमने चेक बॉक्स किया हुआ है, ऐड कर देंगे। अब हम अप्लाई करेंगे अपने स्ट्रक्चर पे। पहले वाली पहला वाला लोड जो है हमने वो इंटरनल्स के लिए लिया है, तो इंटरनल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। आप 3D में भी देख सकते हैं कि सिलेक्ट हो गए, देखिए राइट से सिलेक्ट हो गए। अब आप 3D में भी लगा सकते हैं इसे। असाइन टू सिलेक्ट बीम्स पे क्लिक करेंगे और असाइन कर देंगे, यस कर देंगे।
देखिए अंदर से बाहर की साइड लग गया, जिस डायरेक्शन में एरो हैं हमारे ये वाले लोड के जो आप देख रहे हैं इस, और शीट में भी सेम वही है, W1 यूज़ कर रहे हैं उसी साइड है। कितना इजीली समझ में आ रहा है आपको, जो मैंने आपको ये डायग्राम्स बना दिए हैं। अगर ये डायग्राम्स ना होते तो आपको फर्स्ट टाइम में समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, हो सकता है समझ में ना आता। अब ये लास्ट वाले जो हमारे कॉर्नर्स वाले हैं इनके लिए हमने लोड आधा कर रखा है, वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उन्हें सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट लोड सिलेक्ट करने के बाद हमारे मेंबर सिलेक्ट करेंगे और असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स पे क्लिक करेंगे, असाइन करके यस कर देंगे। जो सिलेक्टेड बीम्स पे करेंगे तो सिलेक्टेड बीम्स को ही असाइन कराएगा लोड स्ट्रेट प्रो। ठीक है, तो ये हाफ हो गया। अब आता है 4 नंबर जो यहाँ का है। अगर आप देखेंगे अपने डायग्राम में, फिर चौथा नंबर है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। मैं बता चुका हूँ आपको, ए बी सी डी। अब डी में हम करेंगे, डी में है 5.15 सेम है, बस साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर हमारा स्टेट प्रो में Z माइनस में होता है और नीचे Z प्लस में होता है, तो Z प्लस में जाना है कितना, मेंबर लोड में 5.15। तो ऐड करेंगे W1 में मेंबर लोड 5.15, ऐड कर लिया। Z में जाएंगे, ये GZ इस पर क्लिक कर देंगे, प्लस में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नीचे से लगाना है, अंदर से बाहर की साइड ऐड कर देंगे। और इसका हाफ लोड कितना लेंगे हम कॉर्नर्स वालों के लिए, 2.575, 2.575 लिख दिया हमने, Z में है और ऐड कर दिया। दोनों लोड आ चुके हैं हमारे। सिलेक्ट करेंगे लोड को, इंटरनल्स वाले कॉलम पे 100% वाला लोड अप्लाई कर देंगे। आपने देखा एरो शो हो गए। अगर एरो शो नहीं हो रहे हैं तो या तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके, जो लोड का साइन है, आप स्क्रॉल डाउन करके कंट्रोल के साथ माउस को आगे पीछे कर सकते हैं, तब भी शो नहीं हो रहे हैं तो आपकी कुछ प्रॉब्लम है। आप देखें अपने, आपकी डायरेक्शन में कुछ दिक्कत है, आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। सिर्फ GX, GY और GZ पे आपको काम करना है, लोकल X, लोकल Y, लोकल Z पे नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये लगा दिया। और नीचे वाले कॉर्नर्स पे हम जो है आउटर में ये लगा देंगे, असाइन करा और ये अप्लाई कर दिया। आपने देखा कितनी आसानी से W1 हमने अप्लाई कर दिया। दोस्तों मुझे तो चंद सेकंड लगते हैं, अगर मैं अपने स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो मुझे तो चंद सेकंड लगते हैं, क्योंकि मेरे से आता है तो मैं इजीली कर लेता हूँ। आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ही बहुत ही तेज़ी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी और एक्यूरेट अप्लाई कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर पे विंड लोड कैलकुलेट करके। आपको समझाने के चक्कर में इतना टाइम लगा। अब देखिए दोस्तों 8 केस हैं, अभी W1 हुआ है हमारा। ठीक है, अगर आप देखेंगे शीट में तो हमारा W1 हुआ है, अब W2 है, फिर W3, W4। मैं इस कंडीशन आपको समझा ही चुका हूँ। तो अभी W1 हो गया हमारा। W1 पे क्लिक करके हमने यहाँ पर इस लोड पे क्लिक करा तो सारे लोड हमारे शो हो गए। विंड ऐसे चली, इधर पास हो गई, इधर पास हो गई, इधर पास हो गई, C में, B में और D में, A से चल के। अब सेकेंड, अब इसे हम क्लोज कर देंगे। अब W2 पे आएंगे, 7 नंबर जो है ऐड करेंगे, उसी तरह से हम मेंबर लोड ऐड करेंगे। W2 कहाँ है हमारा, ये है। अब हमारा कैसे है, अब हमें इस डायरेक्शन में जाना है। ए जो है हमारा लगाना वैसे ही है, सबसे पहले ए से स्टार्ट करना है, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, फिर डी की वैल्यू, जहाँ जो वैल्यू है वो डालनी है। ए की वैल्यू 2.17, अंदर से बाहर की साइड जा रहा है, यानी लेफ्ट से राइट की साइड जा रहा है। लेफ्ट से राइट हम जाएंगे तो एक्स में माइनस में जाएंगे, स्टेट प्रो में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एक्स माइनस में जाएंगे, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे माइनस। वैल्यू कितनी है 2.17, कहाँ में जाएंगे, एक्स में, एक्स में जाएंगे तो हमें इसी कंडीशन हमारी फॉलो हो जाएगी। ठीक है, ऐड कर लिया हमने वैल्यू। अब इसका हाफ करेंगे 2.17 का, जो कि 1.0 समथिंग आएगा। ठीक है, वो हमने ऐड कर लिया, दोनों माइनस में। अब इसको सिलेक्ट करेंगे अपनी वैल्यू को, और जो हमारे सेंटर वाले कॉलम है, मतलब इंटरनल्स वाले जो हैं, आउटर को छोड़ के, कॉर्नर्स को छोड़ के जो इंटरनल्स के कॉलम है उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। ये लोड पे हमने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। आपने देखा कि हमारा लोड अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ये हमारा। अब ये सेकंड कॉर्नर्स वाला, इसी तरह हम कॉर्नर पे सिलेक्ट करके बीम्स को असाइन करा देंगे लोड। ठीक है, कितनी आसानी से हम असाइन करा रहे हैं लोड को, विंड लोड को। एक बार आपको शीट में वैल्यूज डालनी है बस, और सारी कंडीशंस की आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सारी फोर्सेज, और उनको आपको 1 बाय 1 करके आपको अपने स्ट्रक्चर पे अप्लाई करना है। इसी तरह आपको W2 की सारी कंडीशंस अप्लाई करनी है। दोस्तों अगर मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया, आप समझ गए होंगे। एक आपको मैंने कंडीशन पूरी कंप्लीट करके बता दी है, उसी तरह फिर आपको W2, फिर W3 की वैल्यू यहाँ से देखनी है, W4 यहाँ से देखना है, फिर W5 में भी चारों कंडीशंस आ जाती हैं। हमारी स्टेट प्रो में 8 बन जाती है, क्योंकि 4 तो हमारी 100% लोड लेते हैं हम इंटरनल्स के लिए, और कॉर्नर्स वालों के लिए हाफ कर देते हैं, तो वो 8 हो जाते हैं, एक में 8 हो जाते हैं। अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, W1 में 8 हो गए।
ठीक है। फिर W2 में ये 8 हो जाएंगे, फिर W3 W4, इसी तरह आपको ये अप्लाई करना है एक एक करके। W1 से लेके W8 तक आपको यहाँ तक अप्लाई करना है। जिस डायरेक्शन में जो एरो है उसी डायरेक्शन में आपको लोड लगाना है अपने स्ट्रक्चर में। ये समझ लीजिए, सपोज करिए कि आपका स्ट्रक्चर ही है, जितने भी बनाए हुए हैं आपके स्ट्रक्चर ही बनाए आपको समझाने के लिए। जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में आपको जो है वो लोड अप्लाई करना है, ठीक है। और उतना ही करना है जितना कि येलो सेल में दे रहा है, और कॉर्नर्स वालों पे उसका हाफ कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये सिर्फ कॉलम का लोड था, विंड लोड। अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना हार्ड है। इस दुनिया में हार्ड कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। आप जो है चंद मिनटों में ये कर लिया करेंगे। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे स्टील स्ट्रक्चर्स के, उनको डिज़ाइन करेंगे, प्रैक्टिस में आएगा आपकी, तो बहुत ही जल्दी आप कर सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं। अगर आप अच्छे से एक बार कोड पढ़ लिए हैं, कैलकुलेशन समझ लिए हैं, तो आप बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप समझ चुके हैं। कोई डाउट है तो आप मुझसे फ्रैंकली पूछिए। मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पूछ सकते हैं मुझसे, मेल पर्सनली कर सकते हैं, डिस्कशन में दे देता हूँ मैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा कि इतनी ऐसी डिटेल्ड में वीडियो विंड लोड की आपको कहीं मिली या नहीं मिली, या आपको लगता है कि कहीं पे होगी। आप लोगों के लिए ऑफिस से आकर मैंने टाइम निकाला आप लोगों के लिए स्पेशली, ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। क्योंकि मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है, मुझे दूसरों की हेल्प करना बहुत पसंद है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है, मैं जो मुझसे आता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, आप तक सिखाऊँ, ताकि आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। तो आप लोगों को भी अब ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए, चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। लाइक बटन से हमारी वीडियो ज़्यादा रिकमेंडेड दिखाएगा यूट्यूब, ज़्यादा लोगों को रिकमेंडेड करेगा कि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, सजेशंस वीडियोज़ में दिखाएगा, ठीक है। तो लाइक से हमको पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं है, बस इतना है कि वीडियो थोड़ी लोगों तक पहुँच जाएगी, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ये हमने सिर्फ कॉलम का विंड लोड पढ़ा है। आगे हम आने वाली वीडियोज़ में रूफ जो होती है, जो इस स्ट्रक्चर की छत है, जो रूफ है, इस पर भी विंड लोड अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब विंड अंदर आएगी किसी भी साइड से, तो वो ऊपर जो हमारे इस राफ्टर्स पे शीट लगी हुई होती है, ठीक है, उस शीट को भी ऊपर की तरफ फोर्स करेगी। तो शीट के साथ, शीट किससे अटैच होती है? राफ्टर से। जो हमारी राफ्टर है कॉलम टू कॉलम, इन राफ्टर से होती है। तो इन राफ्टर को भी साथ साथ फोर्स लगेगी। तो इसलिए हम इन राफ्टर्स पे भी फोर्स अप्लाई करते हैं, वो भी एज पर कोड करेंगे। कोड में दिया हुआ है रूफ का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको समझा दूंगा कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सिस्मिक एनालाइज करेंगे इसका, और फाइनली डिज़ाइन कमांड देंगे एज पर कोड, एज पर IS 800, और फिर हमको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 5। गुड बाय, टेक केयर।